नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में इन दिनों दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम लड़कों की गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। आज पूरे इसी इश्यू पर हम बात करेंगे बिग बुलेटिन में। जी हां नाजरीन, गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। मुल्क में इन दिनों दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम लड़कों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मुख्तलिफ अजला से ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कभी अलकायदा से रवाबित रखने तो कभी ISIS, लश्कर तैयबा, हुजी और इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक के शुबे में ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ISIS दुनिया भर में अमन के लिए बड़ा खतरा बन गया है और ये शाम और इराक की हद तक अब महदूद नहीं है। पेरिस हमलों से इस दहशतगर्द तंजीम की पहुंच का अंदाजा लगाया जा सकता है। ISIS का दायरा दिन ब दिन वसी होता जा रहा है, जो दुनिया के लिए तशवीश का बायस है। वहीं वजारत दाखिला ने गुज़िश्ता माह मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों को दहशतगर्दों के इम्कानी हमले के पेश नजर अलर्ट जारी किया था। वजारत दाखिला ने इस बात का एतराफ किया था कि ISIS हिंदुस्तान की रियासतों जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल को निशाना बना सकता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। बीती रात कौमी राजधानी दिल्ली से संभल के 2 लड़कों की अलकायदा से ताल्लुक रखने के शुबे में गिरफ्तारी हुई, तो उधर ओडिशा के जिला कटक के जगतपुर जिले से भी एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया। इससे कबल दहशतगर्द तंजीमों से मुबैना रवाबित के इल्जाम में गुलबर्गा से 3 नौजवानों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन गिरफ्तारियों के बाद से गुलबर्गा में अकलियतों में खौफ का माहौल है। वहीं कर्नाटक में हो रही गिरफ्तारियों के बीच रियासती हुकूमत को उसका इंतखाबी वादा याद दिलाया जा रहा है। वाज़ेह है कि कांग्रेस ने अपने मंशूर में जेलों में बंद बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई का वादा किया था। हालांकि अदालतों में समाअत के बाद कुछ मुस्लिम नौजवान दहशतगर्दी के इल्जामात से बाइज्जत बरी हुए हैं, लेकिन ऐसे कई नौजवान हैं जो हुकूमत की जानिब उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। वहीं एसोसिएशन फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि कर्नाटक में 50 से ज्यादा अफराद अब भी दहशतगर्दी के इल्जामात में जेलों में कैद हैं, लेकिन आज तक एक भी शख्स दहशतगर्द साबित नहीं हुआ है। यही हाल मुल्क की दूसरी रियासतों का भी है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी हुकूमत ने भी यही वादा किया था कि वो बेकसूर मुस्लिम लड़कों को रिहा कराएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, मुल्क से गद्दारी या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस किसी भी शख्स को बख्शा ना जाए और ऐसे अनासिर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन गिरफ्तारियों की आड़ में बहुत से बेकसूर नौजवान भी पकड़े जाते हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक मजबूत लाहिए अमल की जरूरत नहीं है कि कसूरवार ही पकड़े जाएं और बेकसूर को उसकी सजा भुगतना ना पड़े, क्योंकि इस मसले ने समाज के एक मखसूस तबके को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो बिल्कुल मुल्क में एक तरह से देखा जाए तो दहशत का साया है। दहशतगर्दी के इल्जाम में कई रियासतों से इन दिनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अलकायदा से ताल्लुक रखने के इल्जाम में दिल्ली और कटक से बीती रात गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के जिला संभल से बताया जाता है, जबकि एक शख्स को कटक से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और ओडिशा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के बाद इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको याद दिलाते चलें कि दहशतगर्दाना हमलों को लेकर वजारत दाखिला पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है और खासतौर से जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल को इन अलर्ट को लेकर मुतनब्बिह किया गया था और कहा गया था कि दहशतगर्द जो हैं वो मुख्तलिफ कार्रवाइयां अंजाम दे सकते हैं। और इस रिपोर्ट के आने के बाद ही मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। राजधानी दिल्ली से बीती रात संभल के 2 लड़कों की अलकायदा से ताल्लुक रखने के शुबे में गिरफ्तारी हुई, तो उधर ओडिशा के जिला कटक के जगतपुर जिले से भी एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी हम आपको याद दिलाते चलें कि दहशतगर्द तंजीमों से मुबैना रवाबित के इल्जाम में गुलबर्गा से भी नौजवान गिरफ्तार हो चुके हैं। आज पूरे इसी इशू पर हम बात करेंगे।
तो चलिए इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। मैं आपको बता दें, हमारे साथ शहजाद पूनावाला कांग्रेस लीडर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मुंबई से समाजी कारकुन फिरोज मीठी बोरवाला जी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा बीजेपी के लीडर भी, छत्तीसगढ़ के बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन वो शायद कुछ लेट हो गए हैं। सबसे पहले अपने दोनों खास मेहमानों का हम खैर मकदम करते हैं और फिरोज मीठी बोरवाला जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि मुल्क में अगर हालिया 15 या 20 दिनों पीछे जाकर हम देखते हैं तो कई गिरफ्तारियां और खासतौर से मुस्लिम लड़कों को दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। फिरोज साहब, आप इन गिरफ्तारियों को कैसे देखते हैं? आई थिंक ये मैटर भारत के लिए कॉम्प्लेक्स मैटर है। इसमें वी हैव टू बी केयरफुल क्योंकि आईसिस और अलकायदा वाला जो एक माहौल दुनिया में है, इससे बम्बई से खुद 5 लड़के चले गए थे। तो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से चले, सही तरीके से उस पर कार्रवाई हो और बिना कोई कम्युनल बायस के, जैसे हम लोगों ने पहले दौर में देखा था कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम पे बहुत सारे बेगुनाह मुस्लिम लड़कों को मालेगांव से लेकर दूसरे शहरों में फंसाया गया था और बाद में करकर एक इन्वेस्टिगेशन के बाद और बहुत सारे सबूत हमारे पूरे देश के सामने आए थे जी। तो मेरा इसलिए बोलना है कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से चलता है भारत की सिक्योरिटी को लेकर, तो भारत का मुसलमान इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करेगा और उसके साथ जितने सेकुलर पार्टीज है इंक्लूडिंग बीजेपी को हम लोग भी अपील करते हैं। ये देश का सिक्योरिटी का सवाल है, इसको पूरी संजीदगी के साथ मुस्लिम कम्युनिटी को पूरा कॉन्फिडेंस में लेकर ये काम किया जाए। बिल्कुल। शहजाद पूनावाला, आपके पास आना चाहेंगे कि अगर हालिया दिनों देखा जाए तो दहशतगर्दी के नाम पर और दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, मुख्तलिफ नाम निहाद तंजीमें हैं, उनके नाम पर एक मखसूस तबके के पढ़े लिखे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप कैसे इसे देखते हैं शहजाद पूनावाला? मैं इसको 2 तरीके से देखता हूं। आपको याद होगा कि सबसे पहले 10-11 साल पहले सिमी का नाम आया करता था, तो हर मामले में सिमी का नाम आता था, चाहे कहीं पे भी ब्लास्ट हो जाए और वहाँ पे बच्चों को उठाया जाता था। उसमें एक भी कन्विक्शन कभी हुई नहीं। फिर सिमी हट गया और फिर कुछ सालों बाद इंडियन मुजाहिदीन नाम की चिड़िया आ गई जी। वो ख़त्म हुआ तो फिर अलकायदा आ गया और अलकायदा ख़त्म हुआ तो अब ये जो इस्लामिक स्टेट, जिसे मैं इस्लामिक स्टेट नहीं कहता, दैश कहता हूँ, वो अब नई चिड़िया उन्होंने बनाई है। तो IB की एक हाल ही की रिपोर्ट थी, राजनाथ सिंह के दफ्तर से आई है कि केवल सिर्फ 20 बच्चे या कुछ इसमें इन्वॉल्व है। तो आबादी 17 करोड़ की है, सिर्फ 20 लोग हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इसमें ये देखना होगा कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि जैसे भाई ने जिक्र किया, मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, मैं आपको और 2 गिनाना चाहता हूँ। अक्षरधाम में अब ये जो मुफ्ती कयूम साहब को छोड़ा गया, 11 साल बाद उनको अक्विटल हुआ। और अभी हाल ही में हैदराबाद के, जिसमें एक डॉक्टर बॉम नाम के एक डॉक्टर अंसारी थे, इतने अच्छे डॉक्टर थे, उनको इंटेलिजेंस वालों ने डॉक्टर बॉम कह के 22 साल रखा जेल में, 22 साल, और फिर छोड़ दिया। कोई साबित नहीं हुआ, कुछ साबित नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि सियासत को एक बार छोड़ दीजिए एक साइड पर कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी एक अपनी सियासत और जहनियत है और शायद ये ज़रूरी है कि जो भी पार्टी सत्ता में हो या हुकूमत में हो, उसको ये देखना ज़रूरी है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, क्योंकि ये बहुत हद तक शेड्यूल ट्राइब और मुसलमान बच्चों के साथ होता है। उनको फंसाया जाता है और उनको अंडर ट्रायल के तौर पे 10-10, 12-15 साल जेल में रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिरोज साहब, आपके पास आना चाहेंगे कि बेकसूर लोग भी इसमें पिस जाते हैं। जैसे कहा नहीं जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ऐसे ही अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन तंजीमों से लोग नहीं जुड़े होंगे या इस तरह के अनासिर नहीं होंगे हम लोगों के बीच में। लेकिन सवाल ये उठता है कि कसूरवारों के बीच में बेकसूर जो होते हैं उनका नाम भी आ जाता है और वो भी फंसते हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। फिरोज साहब नहीं जी, वो तो हम लोगों ने बार बार देखा है पिछले 15-16 सालों में। इस किस्म की बहुत ज़्यादा करके वही हुआ है। सनातन संस्था और अभिनव भारत की इन्वॉल्वमेंट होती थी। असीम आनंद ने ये सब बातें ऑन रिकॉर्ड बोल दी है। मगर मैं कुछ और गहराई के सवाल के साथ इसमें एक अपील करना चाहता हूँ मुसलमानों को, खास करके जी, कि बम्बई से 5
मुस्लिम लड़के गए आईसिस को जुड़ने के लिए इराक से वहाँ सीरिया, वो एक रियलिटी की बात है, उसमें कोई दो राय नहीं कि वो गए थे। इनफैक्ट मेरा तो इल्ज़ाम है यहाँ की पुलिस और एटीएस पे और हमारी खुफिया एजेंसीज पे जी कि वाई आर दे गोइंग सो स्लो ऑन दैट इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल ये जो पढ़े लिखे लड़के, को इंजीनियर है, को डॉक्टर है, क्योंकि वही ज़्यादा करके होती भी है इसमें शामिल, क्योंकि कोई अनपढ़ गवार लोगों का इसमें बहुत कम, ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग का काम होता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन क्यों स्लो हो रहा है? उन लड़कों को 18, 19, 20, 21 साल के लड़कों को किन्होंने वहाँ भेजा था, किन्होंने उसको वो दिमागों में वो बात डाली थी, उस पर भी हमारी खास करके हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा वजन देकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे भारतीय मुस्लिम समाज को ये आईसिस से बचाना है। क्योंकि पूरे दुनिया भर से बहुत सारे मुस्लिम नौजवान और लड़कियां भी आईसिस में जा रही, वो भी हकीकत की बात है। बिल्कुल भारत में क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर परंपरा है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की परंपरा है, एक धार्मिक सद्भावना की परंपरा है, इसलिए भारत का मुसलमान नहीं जा रहा है। ये भी हम लोग को भारत की जो सेक्युलर डेमोक्रेसी है और भारत की जो मुस्लिम जो आबादी है वो उसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जी। तो देर आर वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज, और मेरा बोलना है कि भारत का मुसलमान दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम तबकों से एक चैन और पीस और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जिंदगी सबके साथ गुजारना चाहता है, और इंडियन स्टेट को वो बात समझनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ एक खास मेहमान छत्तीसगढ़ बीजेपी के तर्जुमान संजय श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको बता दें कि बीजेपी का वर्जन भी हमें लेना है। संजय जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। थोड़ा सा आप लेट जरूर हो गए। संजय जी, सीधे आपके पास आना चाहेंगे। आज के डिबेट का टॉपिक भी हमने आपको बता दिया कि आजकल मुल्क में मुस्लिम लड़कों की दहशतगर्द तंजीमों या ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखने के इल्जाम में गिरफ्तारियां हो रही हैं पूरे मुल्क में। अगर देखा जाए, पिछले गुज़िश्ता रात, अगर बीती रात देखा जाए, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई, कटक से हुई, जयपुर, गुलबर्गा, कई जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं। संजय जी, आप गिरफ्तारियों को कैसे देखते हैं? देखिए, गिरफ्तारी किस संदर्भ में, जिस संदर्भ में हुई है, जिसके बारे में आप मेरा वक्तव्य लेना चाहते हैं, उसके पहले मैं कुछ दो शब्दों में कुछ बात रखना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कि देखिए, भारतीय देश के अंदर में हिंदुस्तान एक ऐसा बड़ा लोकतंत्र है जहां पर हमारे विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातीय वर्ग के लोग बड़ी एकता के साथ में यहाँ पर रहते हैं। और भारत देश पूरे विश्व के अंदर में एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है। विभिन्न धर्मों के साथ में बड़े सद्भावना के साथ में यहाँ पर रहा जाता है। लेकिन इन परिस्थितियों में जिस तरीके से देश के अंदर में कुछ आतंकवादी गतिविधियां या कुछ देश को राष्ट्र विद्रोह की जिस तरह की भावनाएं पल्पित हो रही हैं, और जहां पर इस तरह की बातें आ रही हैं, चाहे वो आतंकवादी संगठन के माध्यम से या तमाम प्रकार की बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कानून और जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है, कानून के दायरे के अंदर में कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्तिगत हितों से बढ़कर, किसी जात, किसी समुदाय, किसी धर्म विशेष से बढ़कर कहीं हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि राष्ट्र की चिंता है। और यदि राष्ट्र की चिंता के विपरीत यदि कोई इस तरह की कोई काम करता है, उस पर यदि कोई कार्रवाई होती है, तो मुझे ऐसा लगता है निश्चित रूप से ये कार्रवाई को किसी दूसरे तरीके से, एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। ये जरूर है कि ऐसे कार्रवाइयों में कोई ऐसा व्यक्ति ना उसमें आए जो इससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, सवाल यही उठता है कि बेकसूर जो पकड़े जाते हैं उनके लिए आखिर क्या किया जाए? नहीं, देखिए, बेकसूर जो पकड़े जाते हैं, जब एक मैंने आपको कहा, जिस दिशा में मैंने इंगित किया कि जहां पर देश की सुरक्षा का मामला आता है, देश की सुरक्षा का मामला एक सबसे बड़ा मामला है। मेरे सुरक्षा, मेरा व्यक्तिगत कोई मामला, उससे कहीं बड़ा मामला है देश की सुरक्षा का मामला। यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए इस तरह की जो भी हमारी एजेंसियां जो काम करती हैं, वो कहीं ना कहीं सब चीजों को सामने रखकर काम करती हैं। लेकिन जब कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से इस तरह की कुछ बातें सामने आ जाती हैं। कई बार बेगुनाह भी उस दायरे में आ जाते हैं जिसके साथ में गलत होता है। लेकिन उन संबंधित एजेंसियों को, सरकारों को इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऐसे बेगुनाह जो किसी भी धर्म विशेष से हो सकते हैं, किसी भी जात, किसी भी वर्ग से हो सकते हैं, इनके ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो। बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस लीडर शहजाद पूना जुड़े हुए हैं, रख के काम करता है। जी, शहजाद पूना हमारे साथ जुड़े। जी शहजाद पूना, आपका रिएक्शन, कितने सहमत हैं आप संजय जी से? नहीं, मैं उनकी बात पे सहमति या असहमति नहीं जताना चाहता। मैं अपनी दूसरी बात करना चाहता हूँ। इसमें मैं दो चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि देखिए, बर्दवान में, बंगाल में बर्दवान जगह है, वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ, कोई बम बना रहे थे तो ब्लास्ट हुआ, तो वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 लोग मरे। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे अजीत डोवाल साहब वहाँ चश्मा लगा के पहुँच गए। झबुआ में, मध्य प्रदेश के झबुआ में
उसी तरीके की जेलेटिन स्टिक वगैरह, आपको याद है राजेंद्र कासवा के घर पे वो बम ब्लास्ट हुआ और फिर उसमें 100 लोग से ज़्यादा मरे। उसमें ना राष्ट्रीय सुरक्षा के कोई कानून लगाए गए, ना उसकी आज तक गिरफ्तारी की गई, ना राष्ट्रीय सलाहकार उसमें गए। क्यों ये दोहरे मापदंड क्यों है? अगर एक जगह कुछ आरएसएस के लोग पाए जाते हैं बमबारी के साथ तो उनके ऊपर एक अलग तरीके से कार्रवाई होती है, और दूसरी जगह किसी का नाम शाहनवाज हो तो उस पर अलग कार्रवाई होती है। तो मुझे ये दोहरे मापदंड, ये जो दो अलग अलग स्टैंडर्ड अपनाए जाते हैं, ये बहुत गंभीर बात है, इसको नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जहां तक सोल्यूशन की है, 60-70% जो आपके कैद है जेल में लोग, वो अंडर ट्रायल है और उनको पोटा टाडा ऐसे सारे कानूनों में उन्होंने अंदर डाला है बिना चार्जशीट फाइल किए। तो ये जो है, ये ऐसे कानूनों से हमें बचना चाहिए। ये यूएन ने भी कहा है, बाकी के इदारों ने भी कहा है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। और जब ह्यूमन राइट्स पे हस्तक्षेप बिल्कुल, होता है, यानी शहजाद, कुल मिलाकर आपको कहने का मतलब यह है कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तासुब बरता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये नहीं कह रहा किसी सरकार या हुकूमत द्वारा, जी, खुफिया एजेंसी में ही ऐसे लोग हैं जिनकी जहनियत ऐसी है। जी जी। संजय जी, चलिए आपका रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। तासुब बरता जाता है? नहीं, देखिए, इसमें रिएक्शन, क्रिया या प्रतिक्रिया की बातचीत नहीं है। यदि उन्होंने इस बात को रखा है, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं कि ठीक है, इस प्रकार की कोई कार्रवाई ऐसी, जैसा कि मैंने शुरू में ही एक आपको कहा कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसमें कि बेकसूर लोग सामने आए। लेकिन हम यदि हर एक कार्रवाई को हम यदि अंदेशे के माध्यम से देखें, संदेश के माध्यम से देखें, हम सरकारों पर यदि उंगली उठाए, हम आरएसएस की बातचीत करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े मामलों में इस तरह की कोई बातचीत नहीं होती है। यदि मैं उदाहरण के तौर पर कई प्रकार की बात करूं तो ऐसा नहीं है। आरएसएस के लोगों के ऊपर में भी इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, वो भी जेलों के अंदर में रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें हुई हैं, बाद में वो बेकसूर साबित हुए हैं। इसलिए देखिए, एक ये बड़ा एजेंडा है, एक बड़ा विषय है। हम देश के अंदर की बातचीत ठीक है, हम दुनिया के अंदर में जिस तरीके की वातावरण है उससे हमको यदि सुरक्षित रहना है तो हमें कहीं ना कहीं देश के अंदर में जो आतंकवादी गतिविधियां, इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, उसको पहले समाप्त करने की आवश्यकता है। इसको मुझे ऐसा लगता है कि बड़े नजरिए से देखने की आवश्यकता है। यदि हम छोटी छोटी बातों को लेकर यदि इस तरह से उलझेंगे तो कहीं किसी प्रकार के परिणाम पर ठीक है संजय जी, लेकिन समाज में बड़ा नजरिया, बिल्कुल ठीक है संजय जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रज्ञा को मिलने तो होम मिनिस्टर गए ना, ये भी तो हकीकत है। साध्वी प्रज्ञा लेफ्टिनेंट कर्नल को मिलने तो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए ना, ये हकीकत है। तो आप एक तरह आप ये मजहब के नाम पे बांट रहे हो। सुनिए, कौन कहां गया, सुनिए कौन कहां गया। और यदि मैं फिर हिंदुस्तान जब आजाद हुआ वहां से मैं चालू करूंगा तो एक बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी कि किन परिस्थितियों में देश आजाद हुआ, क्यों डिवाइडेशन हुआ, वहां पर क्या हुआ, तमाम प्रकार की आज यहां पर किसी धर्म विशेष के लिए, किसी जात विशेष के लिए किस तरह के बयान आते हैं, कौन किसमें शामिल है, कौन से संगठन काम कर रहे हैं इस देश के अंदर में, कौन इस तरह का बयान दे रहा है कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाई है, नहीं है, ये तमाम प्रकार की चर्चाएं। लेकिन आज मैं इस मंच पर यदि बैठा हूं सामने, ये भी देश की रक्षा के प्रति मैं बड़े ईमानदारी के साथ में यहां पर बैठा हूं। इसलिए मैं इन छोटे मुद्दों पर, यदि हम छोटे मुद्दे करेंगे 50 साल और निकल जाएंगे। बिल्कुल फिरोज मीठी बोर वाला जी, इसलिए बिल्कुल आई थिंक दोनों बातें यहाँ जायज़ है। जो श्रीवास्तव जी भी अपनी जगह पे बोल रहे हैं, मैं सहमत हूँ। शहजाद भी जो बोल रहा है, मेरा बोलना है कि एक है माइक्रो लेवल का प्रॉब्लम जो हम लोगों ने देखा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का एक प्रेजुडिस रहा है और उसके खिलाफ भारतीय समाज बोला है, वो संघर्ष चल रहा है। मगर श्रीवास्तव जी जो बोल रहे हैं वो भी अपनी जगह पे एकदम सही बात है, क्योंकि जो लार्जर ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, आईसिस और ये पूरा जो इस्लामिक स्टेट वाला जो एजेंडा चल रहा है, उसको भी लेकर हम लोग को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और भारतीय सरकार और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उस पर सही कार्रवाई करे, वो भी ज़रूरत है। और मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट इशू पे आना चाहता हूँ जी, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डायलॉग शुरू हुआ है, वो भारत और पाकिस्तान और पूरे साउथ एशिया के लिए नहीं मगर पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। वो फोर्सेज है जो चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो डायलॉग है वो टूटे। वो सुषमा स्वराज ने भी उसके बारे में बात कही है और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी बात की है, जिसका मतलब है कि वो जो ताकतें हैं, जो अमेरिका, इजराइल और सऊदी वाली जो ताकतें हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, जो नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन हो, वो आईसिस का अटैक भारत पे करवाएंगे। ये भी आप समझ लीजिए कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए पेटी पॉलिटिक्स को उतर कर
एक लार्जर रीजनल और जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम लोग तीसरे विश्व युद्ध के दौर में हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति का सवाल नहीं है। वी आर इन द फेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। बिल्कुल, चलिए वक्त कम है। शहजाद पूनावाला, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर हमें लड़ाई अपने घर में लड़नी है तो हमें ये भी देखना है कि अगर याकूब को फांसी दी जाती है तो माया कोडनानी को क्यों नहीं दी जाती। हमें ये भी देखना है कि बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों को लटकाया जाता है तो बॉम्बे राइट्स में जहां पे 2000 मुसलमान मरे, उनके यहाँ पे अभी तक एक भी कन्विक्शन नहीं हुई। तो अगर आप ऐसी बात करोगे, आप अमेरिका ने इराक पे क्या क्या जुल्म ढाए उसको भूल जाओगे और सिर्फ आईसिस की बात करोगे, तो ये हाफ अप्रोच जो है ना वर्ल्ड वॉर 3 से बंद होगा, ना हमारे घर में जो चीजें चल रही है वो उससे बंद होगा। तो मुझे लगता है कि हमारे को अपने नजरिए को बढ़ाना भी होगा और सिर्फ एक तरफ की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल संजय जी, अपने नजरिए को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक मखसूस तबका जो मुल्क का है उसमें एक तरह से बेचैनी देखी जा रही है इन गिरफ्तारियों को लेकर। देखिए, मैं इस बात को निश्चित रूप से कह सकता हूं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, किसी भी प्रकार के कोई बेगुनाह इस दायरे में नहीं आना चाहिए। लेकिन भाई मेरे जो जिस बात को कह रहे हैं, ऐसा उदाहरण यदि हम देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये चाहे माया कोडनानी, यदि उनको फांसी हुई तो माया कोडनानी को नहीं, ये नहीं, ये कानून का विषय है और ये कोर्ट क्या निर्णय करता है उस पर है, ये कि सरकार का निर्णय नहीं है। जिस 26/11 के मामले को लेकर भी आप यदि कंपेयर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी कोई चीजें सामने नहीं आएंगी। इस कारण पहले हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इस तरह की बातों में हमको कहीं उलझने की आवश्यकता नहीं है और एक बड़ा दायरा कर बड़ी सोच के साथ में यदि इस विषय पर जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जो है आज पूरे विश्व में जो स्थान प्राप्त कर रहा है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो एक अच्छे वातावरण में बातचीत प्रारंभ हो रही है, वो दूसरे देश नहीं चाहते कि इस तरह के उनके संबंध आपस में स्थापित हो। इस बात को भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शहजाद पूनावाला, बिल्कुल 20 सेकंड आपके पास है कि आखिर जो बेचैनी है एक खास तबके में, उसके लिए क्या सरकार को कदम उठाने की जरूरत है, क्या कुछ करने की जरूरत है सरकार को? मुझे बहुत अच्छा लगा जब वजीर आजम जब अमेरिका में थे तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के, भारत के मुसलमान ही अल कायदा और सब बाकी तंजीमों को पस्त कर देंगे। तो उसी को एक मॉडल रखते हुए यहाँ की खुफिया एजेंसी को बिना फर्क किए कार्रवाई करनी चाहिए और जो आतंकवाद होता है, दहशत होता है, उसके पीछे के कारणों में भी हमें जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिरोज साहब, इसी सवाल पर आपसे, आखिर जो बेचैनी है मुल्क में, इसे कैसे निपटा जाए? खास तबके में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या हल निकाला जाए? मैं वापस दो आऊंगा संजय जी, आपके पास आऊंगा जी। जी, बेसिकली के एजेंसीज अपना काम अगर करती है ईमानदारी से तो भारत का मुसलमान उसका विरोध नहीं करेगा। 5 लड़के कल्याण से आईसिस में शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि भारत बहुत ही इम्प्योर जगह है, नापाक जगह है, उनको बहुत पाक जगह पे जाना है। वहाँ उनको टॉयलेट साफ करना पड़ा, बाकी वापस भारत की नापाक जगह पे वो आ गए। तो एक तो जो मुस्लिम वहाबी सल्फी मानसिकता है जिसके कारण ये खतरा है, वो हम लोग को ईमानदारी से देखना पड़ेगा। एक मक्का के इमाम साहब है जिसने कहा है कि आईसिस की जो आइडियोलॉजिकल जड़ें है वो सल्फी वहाबी इस्लाम में जाती है और यहाँ के सल्फी वहाबी मौलानाओं को अपना घर भी ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है जी। संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। संजय जी, 10 सेकंड संजय जी। मैं ये कह रहा था कि ये किसी भी प्रकार के कोई भी संगठन हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन जैसे या अन्य प्रकार के जो संगठन हो, कहीं ना कहीं इन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता निश्चित रूप से। और ये बात सत्य है, जैसा कि भाई ने कहा कि निश्चित रूप से ये कोई लड़ाई का विषय नहीं है, धर्म संप्रदाय का विषय नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विचारों की लड़ाई है। उन विचारों को सामने रखकर ठीक करने की आवश्यकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दहशतगर्दी से हिंदू मुसलमान और समाज के तमाम तबकों को मिलकर लड़ने की जरूरत है। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।